सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत क्लास 7th की पुस्तक का 16वां पाठ। आज का जो पाठ है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है तो संस्कृत के जो बड़े बड़े विद्वान हुए और ऐसे विद्वान जो न केवल संस्कृत के क्षेत्र में अपितु बड़े बड़े जो अनुसंधान थे, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों के द्वारा किए गए, जो भारतीय संस्कृति में आज भी अक्षुण्ण रूप से विद्यमान हैं। तो आइए हम जानते हैं उन प्राचीन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपने शास्त्रों को और उनका जो योगदान था वो सब संस्कृत विषय में दिया है। षोडशः पाठः 16वां पाठ है ये। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाः। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। अब यह एक कक्षा का वातावरण है जिसमें छात्रों और शिक्षक के मध्य वार्तालाप हो रही है। इसको समझेंगे। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिकानां विषये वार्तालापः प्रचलति। एक विद्यालय में आचार्य और छात्रों के मध्य वैज्ञानिक विषय में, जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों के विषय में वार्तालाप चल रही है। प्रचलति। आचार्यः, आचार्य ने कहा, छात्राः किं यूयं जानीथ यत् रेखागणितस्य नवविंशतितमम् अर्थात 29 प्रमेयं किम। क्या कहा? छात्रों, किम यूयम जानीथ, क्या तुम लोग जानते हो कि रेखा गणित का जो 29वां प्रमेय, नवविंशतितमम जो प्रमेय है वह क्या है? छात्रा ने कहा, आम जानीमः। क्या कहा? हाँ, जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेयम इति। क्या बताया? पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा। आचार्यः, आचार्य ने क्या कहा? एतस्य नामकरणस्य कारणम किम। इसके नामकरण का कारण क्या है? अर्थात पाइथागोरस प्रमेय जो है यह नाम क्यों है पाइथागोरस प्रमेय? तो एतस्य नामकरणस्य, इसके नामकरण का कारण क्या है? प्रशान्तः, प्रशांत ने क्या कहा? अस्य प्रमेयस्य आविष्कर्ता पाइथागोरस नामकः वैज्ञानिकः आसीत्, अतः तस्य नाम्ना एतस्य नामकरणम् अभवत्। क्या बताया? अस्य प्रमेयस्य, इस प्रमेय के जो आविष्कर्ता थे, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, तो उनका नाम क्या था? पाइथागोरस। उनका नाम पाइथागोरस था। जो पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, नामकः वैज्ञानिकः आसीत्, अतः तस्य नामना, इसीलिए उनके नाम के द्वारा एतस्य नामकरणम अभवत्, इसका नामकरण हुआ। आचार्यः, आचार्य ने क्या बताया? आचार्य ने कहा, संप्रति एषः एव प्रचारः, इस समय यही प्रचार है। परंतु पाइथागोरस्तः 1500 वर्ष पूर्वम् आचार्यः बोधायनः शुल्बसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्। क्या बताया? कहा, देखिए, संप्रति एषः एव प्रचारः, आज का जो समय है, तो ये जो उपरोक्त बताया गया पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस नाम, तो प्रायः हम सभी लोग ऐसा जानते हैं, और जो इसके बारे में गंभीरता से जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है वो भी इस चीज़ को यही जानते हैं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय जो है, तो पाइथागोरस नाम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ही किया गया है, किंतु सत्यता कुछ अलग ही है। तो इसमें क्या बताया? आचार्य ने कहा कि संप्रति एषः एव प्रचारः, यानी आजकल जो प्रचार है वो यही है। परंतु पाइथागोरसतः, किंतु पाइथागोरस से 1500 वर्ष पहले ही
1500 वर्ष पूर्वम 1500 वर्ष पहले आचार्य बोधायन ने शुल्ब सूत्र में इस प्रमेय का प्रयोग किया था। कब? 1500 वर्ष पूर्व इस प्रमेय का प्रयोग उन्होंने किया था। किसने? बोधायन ने। भारतीयाः अंकाः अपि ततः पूर्वम आसन। भारतीय जो अंक हैं वो भी उससे पहले थे। नीलेशः, नीलेश ने क्या कहा? महोदय, प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिकाः आसन किम? नीलेश ने पूछा, कहा महोदय, क्या प्राचीन काल में भारत देश में वैज्ञानिक थे क्या? आचार्य, आचार्य ने क्या कहा? भारत देशः वैदिक कालात् एव वैज्ञानिकानां देशः अस्ति। क्या बताया? आचार्य ने कहा कि भारत देश वैदिक काल से ही वैज्ञानिकों का देश है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाः बहुकार्यं कृतवन्तः। क्या बताया? चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, गणित है, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। इस चिकित्सा का, गणित का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हुए तो उन लोगों ने ऐसा कार्य किया है। सौम्या, सौम्या ने क्या कहा? महोदय, वनस्पति विज्ञान विषये किम कार्यम भारते अभवत्? महोदय, सौम्या ने पूछा, कहा महोदय, वनस्पति विज्ञान रूपी जो विषय है तो किम कार्यम भारतीय अभवत्, क्या कार्य हुआ उस पे? यानी वनस्पति विज्ञान के ऊपर भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया? आचार्य, आचार्य ने क्या कहा? आचार्य महर्षि पराशरः, महर्षि पराशर ने वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान। क्या बताया? महर्षि पराशर जी ने वृक्षायुर्वेद यानी वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद यानी वृक्ष का आयुर्वेद। अब आयु यानी जीवन, वेद यानी जानना, यानी वृक्षों के द्वारा भी, वृक्षों में जो वृक्ष औषधि के रूप में रहते हैं उनकी भी खोज महर्षि पराशर के द्वारा की गई। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वृक्षायुर्वेद। तो क्या बताया? वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतम, वनस्पतियों का वहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। अर्थात किस वन की औषधि से, किस वनस्पति से कौन से रोग का निदान होगा, ऐसा उसमें सब वर्गीकृत किया गया है। वृक्षेषु प्रकाश निस्सारण क्रियायाः, अर्थात प्रकाश संश्लेषणम, पर्णस्य अवान्तर्भागानां यानी प्लाज्मा इत्यादीनाम अपि वर्णनम पराशरः कृतवान। क्या कहा? वृक्षों में प्रकाश निस्सारण क्रियायाः, यानी जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, जो पत्ते होते हैं वह पेड़ उससे, सूर्य से अपना भोजन ग्रहण आदि जो करते हैं, तो ऐसा जिसको हम शायद फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो यह जो क्रिया है उसका भी उन्होंने पर्णस्य अवान्तरम भागानाम प्लाज्मा, और पत्तों के अंदर का जो वह भाग होता है उसके अंदर कौन सा गुण होता है, कौन सा सूत्र होता है, कौन सी क्रियाएं होती हैं, परस्पर जो प्रकृति की एक जो भौमिक क्रियाएं होती हैं, सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के जो तत्व हैं उनके द्वारा, तो ये सारी चीज़ें उसमें वर्णित की गई हैं। तो किसने किया है? पराशर जी ने ही किया। अर्जुन, अर्जुन ने क्या कहा? प्राचीन काले विद्युत कोशः, अर्थात बैटरी अपि आसीत् किम? अर्जुन ने कहा कि प्राचीन काल में क्या बैटरी भी होती थी? यानी विद्युत कोशः, विद्युत यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, अकोशः यानी उसको रक्षण करने वाली, जिसे हम बैटरी के नाम से जानते हैं। तो पूछते हैं कि क्या पहले थी? आचार्य, आचार्य ने क्या कहा? आचार्य अवश्यमेव आसीत्, निश्चित रूप से ही थी। ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णांगारचूर्ण, पारद इत्यादीनां संयोगेन विद्युत उत्पन्ना भवति।
इति महर्षिः अगस्त्यः लिखितवान। क्या बताया? अवश्यमेवासीत्, कहा निश्चित रूप से थी। ताम्रपत्र जदुपत्र, यानी ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र, जदुपत्र जिसे हम जस्ता कहते हैं, और कृष्णांगार चूर्ण यानी कोयला। तो ये सब मिला करके, और पारद इत्यादि नाम संयोगेन, इन चीज़ों के मिलाने के बाद और इनके संयोग से विद्युत उत्पन्ना भवति इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान। महर्षि अगस्त ने बताया कि भाई जो विद्युत उत्पन्न होता है जिससे, तो किस क्रिया से और किन किन धातुओं के और किन किन केमिकलों के संयोजन से ऐसा बनता है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का वर्णन अपने अपने शास्त्रों में किया है। केशवः, केशव ने क्या पूछा? महोदय वदतु कृपया अस्माकं भारते गणित विषये अन्यत् किं प्रमुखं कार्यम् अभवत्। क्या कहा? महोदय वदतु, कृपया आप बताइए, कृपया अस्माकं भारत यानी हमारे भारत में गणित विषय में अन्यत् किं प्रमुखम यानी अन्य और कौन से कार्य हुए हैं। आचार्य, आचार्य ने क्या बताया? कहा प्राचीनः भारतीयः महान् गणितज्ञः आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिं सम्यक जानाति स्म। यानी प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ कौन हुए? आर्यभट्ट, जो प्रकाश की गति को सम्यक रूप से जानते थे। और क्या बताया? पृथ्वी गोलाकारा अस्ति, यानी पृथ्वी गोलाकार है, ये इन्होंने ही बताया। जबकि उस समय कोई वायुयान या कोई जो आज के समय में जो भी व्यवस्थाएं हैं, है ना, तो हम जैसे उसमें से सूक्ष्मदर्शित जो यंत्र है उससे हम देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं कि जिनसे हम मतलब भूगोल के बारे में, आकाश के बारे में, ग्रहों, तारों, नक्षत्रों के बारे में जान लेते हैं। पर उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद भी जो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे प्राचीन वैज्ञानिक, तो इन लोगों ने उनकी जो स्वयं की पद्धति थी उसके द्वारा उन्होंने वो सारा ज्ञान अर्जित किया और बताया। क्या कहा? कि पृथ्वी गोलाकार अस्ति, यानी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है चपटी नहीं है अपितु गोलाकार है। पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, और क्या बताया? कि पृथ्वी स्वयं के अक्ष में घूमती है। तेन एव दिवा रात्रि भवतः, जिसके कारण से ही दिन और रात्रि होते हैं। बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति, पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एव षड ऋतवः भवन्ति, और जिसके कारण ही हमारा ये जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, और उसी के कारण 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताहे दिनानाम क्रमः, सप्ताह में दिनों का जो क्रम है ना, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो ये क्यों होता है, रविवार, शनिवार इत्यादि जो हैं यह क्यों आते हैं, तो इनकी भी एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और क्या बताया? प्रकाशस्य गति ही, प्रकाश की गति को बताया। बताइए, उस समय भी इन्होंने प्रकाश की गति को ढूंढ लिया था। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति जो है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। तो अब हम ये लगा सकते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूर है। तो संभवतः हम अगर कितने का मतलब अगर क्योंकि जो पृथ्वी है तो प्रकाश जो है तो 8 मिनट में, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। तो लगभग 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर जो है वह पृथ्वी से दूर है। तो हम इसका गुणा कर देंगे, कितने का? 8 मिनट में जितने सेकंड होंगे लगभग 480 के समथिंग होते हैं, और उसका गुणा हम उसमें कर देंगे तो निकल आएगा, है ना। तो आगे चलते हैं। काल गणना, खगोल विज्ञानम, त्रिकोणमिति इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्यः आर्यभट्टः बहुकार्यं कृतवान। क्या बताया? काल गणना का जो क्षेत्र है, यानी ये जो काल की गणना है जिसे हम युग युगांतर कहते हैं, है ना। तो जो हमारी वैदिक परंपरा है इसमें 4 मतलब जैसे युग बनाए गए हैं, है ना। सतयुग है, और त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। फिर इनकी आयु बताई गई
कि जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000, फिर त्रेता की हो जाएगी 8,64,000। तो इस प्रकार करके हम जैसे जैसे गुणा करते जाएंगे और उसमें ही 4,32,000 ऐड करते जाएंगे तो कुल मिलाकर के उनकी सबकी आयु ऐसी निकल जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या बताया, त्रिकोणमिति, है ना, और इत्यादिषु क्षेत्रेषु, इन क्षेत्रों में आर्यभट्ट ने बहुत सारे कार्य किए। आगे क्या बताया, आदित्यः, आदित्य ने क्या कहा, आचार्य भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान् किम, क्या कहा, आचार्य भास्कर ने भी क्या गणित के विषय में कोई कार्य किया। आचार्य आम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो ग्रेविटी का लॉ है उसको, ठीक है, और पाई जिसे हम पाई कहते हैं, इति गणित चिन्हस्य, गणित का चिन्ह जिसे हम पाई कहते हैं, तो गणित चिन्हस्य मानम त्रैराशिक नियमादीन, त्रैराशिक नियम आदि जो हैं भास्कराचार्य प्रतिपादितवान, भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया। शालिनी, शालिनी ने क्या कहा, महोदय चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानम कीदृशम आसीत्। शालिनी ने क्या कहा, महोदय चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का ज्ञान किस प्रकार था। आचार्य, आचार्य ने क्या कहा, अच्छा ये थोड़ा आप ये इनको देखिए, ये हैं भास्कराचार्य और ये जो नीचे हैं ये सुश्रुत हैं, तो इनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या बताया, आचार्य, आचार्य ने बताया शल्य चिकित्सायाः जनकः, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, है ना, तो शल्य चिकित्सायाः जनकः आचार्यः सुश्रुतः, शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत प्रायशः सर्वाः शल्य क्रिया करोति स्म, यानी उनमें कितनी क्वालिटी थी, अब हम अभी जानेंगे कि जो सुश्रुत थे तो प्रायः वह क्या करते थे, सभी प्रकार की शल्य चिकित्सा करते थे। अब इसमें शल्य चिकित्सा बहुत, इसके भी कई सारे वो हैं, है ना, डिपार्टमेंट होते हैं और इसके मतलब कई विभाग हैं कुल मिलाकर के, ठीक है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या बताया, जैसे त्वचारोपणम, है ना, जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, तो त्वचारोपणम, नासिकारोपणम, यानी नाक को आप जैसी चाहे वैसी डिज़ाइन दे दें, कोई लंबी नाक कर ले, कोई तोते जैसी नाक कर ले, मतलब जैसी जिसकी जो जैसी जिसको पसंद हो, जिसके चेहरे पे जो जैसी भी नाक अच्छी लगती हो तो वैसा ही आकार वह दे सकते थे, है ना, ऐसा उनका उन्नत विज्ञान था। और कर्णरोपणम, यहाँ तक कि कान भी आप अपने मन पसंद के अनुसार उसको आकार दे सकते थे। अगर किसी का कान फट गया है और मतलब कुछ भी वह किसी भी प्रकार का डैमेज हो गया है तो फिर से वह उसको दुरुस्त कर देते थे, उसको अच्छे से बना देते थे। और तंत्रिका चिकित्सा, यानी अंदर का जैसे हार्ट सर्जरी वगैरह जो होता है वह करते थे। नेत्र चिकित्सा इत्यादि, नेत्रों की चिकित्सा भी करते थे। अब आजकल की क्या हो गया है, आजकल तो अगर आप आँखें दिखाने जाओ तो कहेंगे भैया किस आँख में दर्द है, तो कहा कि दाईं आँख में, कहा मैं दाईं आँख का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बाईं आँख का डॉक्टर हूँ, दाईं आँख आप बगल वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो इस प्रकार से अब इतना ज़्यादा उसमें और डीप में लोग अध्ययन करने लगे हैं। चलिए, तो एक विनोद का विषय था, आगे चलते हैं। तो क्या कहा, शल्य क्रियायाम यानि उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एव उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। क्या बताया, शल्य क्रियायाम यानी शल्य क्रिया में जो उपकरण सुश्रुत जी के द्वारा प्रयुक्त किए गए वही उपकरण उसी प्रकार के आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रयुक्त होते हैं, मतलब लोग उनका ही सहारा लेते हैं। आज भी वैसे ही उपकरण हमको देखने को मिलेंगे। मोहितः, मोहित ने क्या कहा, आचार्य चरकः अपि भैषज रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारितम च चिकित्सा पद्धतिम निर्दिष्टवान। मोहित ने क्या बताया, कहा आचार्य जो चरक थे, चरकः अपि, चरक जी ने भी भैषज रसायनम
यानी जो स्वास्थ्य को ठीक रखता है ऐसी वह औषधियाँ और ज्वाला का परीक्षण, वनस्पति से आधारित जो चिकित्सा पद्धति है उसको भी उन्होंने निर्दिष्ट किया, यानी उसकी भी उन्होंने खोज की और उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। गरिमा महोदय, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि तेषाम् आविष्कारः च विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते। गरिमा ने पूछा, कहा महोदय, प्राचीन भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकानां नामानि तो उन सभी वैज्ञानिकों के नाम और तेषाम आविष्कारः और उनके आविष्कार च विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते हमें विस्तार पूर्वक कहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा आचार्य ने क्या कहा? आचार्यः क्या बताया? भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। क्या कहा? भारत की वैज्ञानिक परंपरा बहुत सुदीर्घ है, यानी बहुत लंबी है, इसका इतिहास बहुत लंबा है। तस्याः परिचयः उसका परिचय संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते उसका परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों से हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम सभी को संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन, इसका संरक्षण, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि हमारी जो विरासत है, हमारी जो भारतीय पहचान है, भारतीय संस्कृति है, जो कि आज फिर से देश विदेशों में लोग इसको पढ़ते हैं, वेदों को लोग पढ़ते हैं। वेदों में जो छुपा हुआ ज्ञान है आज बड़े बड़े विदेशों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा है। और आशा करते हैं कि हम जो भारतीय हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे गौरव का विषय है, तो निश्चित रूप से हम सभी को इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए और अपने बालकों को, अपने बच्चों को इसके बारे में और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये जो इंडियन कल्चर है, इसके बारे में हमको ज़रूर उन बच्चों को बताना चाहिए, ताकि हमारी यह जो विरासत है, ये जो हमारी लेगेसी है, यह अक्षुण्ण रूप से चलती रहे। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को लाभदायक हो और इसमें अगर किसी भी प्रकार के आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके जो उत्तर हैं वो आपको अविलंब दिए जाएंगे। तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।